सो हेलो एवरीवन। और ये है आज का न्यूज़पेपर। मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ और आज हम देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार के जो सीएससी एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट से काफ़ी ज़्यादा आया था। ऑल्दो मतलब जो स्टैटिक था उसे भी करंट से काफ़ी ज़्यादा लिंक किया हुआ था। तो एक न्यूज़पेपर में सब कुछ तो इम्पोर्टेंट होता नहीं है, तो हम इसमें से देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या था। और हमें जो अपनी करंट की अप्रोच रखनी है वो न्यूज़पेपर और उसको मैगज़ीन को साथ लेके चलना है। मैं बताऊंगा कैसे। खैर, आज का न्यूज़पेपर हम देखते हैं। जैसे इसमें जो पहला है कि ये मणिपुर में जो भी इशू चल रहा है, देखो इसमें ऑप्शन मैं रेफ़र नहीं कर सकता, मैंने कल की वीडियो डाली नहीं थी। तो उसमें ये है कि जैसे मणिपुर को आप एक बार में पढ़ो कि हाँ मणिपुर में क्या है, दोनों ट्राइब्स के बीच में कुकी और मेइती में इनकी क्या प्रॉब्लम है, कितनी बार इनके एथनिक क्लैसेस हो चुके हैं, इनका मतलब इशू क्या है, कि मतलब क्यों लड़ते हैं, इनके इश्यूज़ क्या हैं, और कौन सी डोमिनेटेड ट्राइब है, कौन सी मतलब दबाई जा रही है। तो ऐसे करके आप इसको पूरा एक बार में समझ लो। और जितनी भी, और हाँ एक चीज़ और, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ का नाम बीच में आता है एक बार उन्हें देखने, जैसे जो भी ट्राइबल काउंसिल बीच में आए, जैसे पीस कमेटी बनाई गई थी तो क्या था उसमें। तो इसको आप एक बार में ख़त्म करो। ऐसे रोज़ रोज़ आर्टिकल में टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखें पीएम राइट्स टू ये G20 लीडर लेट अफ्रीकन यूनियन बी मेंबर टू। तो इसमें पहले बनने दो उनको, अभी बने नहीं ना, अभी सिर्फ पीएम ने लिखा है तो उसको बनने दो। खैर, इसमें इंपॉर्टेंट ये कि देखो इधर नीचे लिखा हुआ है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द G20 ग्रुप इज बेस्ड ऑन कंसेंसस एंड ऑल G20 लीडर्स हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट ऑन द इशू। तो एक बात ये होगा कि G20 ग्रुप के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें पूछेगा कि हाँ अगर उसका एक्सपेंशन करना है तो उसका तरीका क्या है, तो ये लिखा है। अब इसको एक्सप्लेन अभी फर्दर कोई ना कोई करेगा इसमें। इसमें आप खुद जाके मत सर्च करने लगो कि ये नहीं G20 ग्रुप क्या है, कैसे काम, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई आके उसे खुद अभी एक्सप्लेन करेगा, तो वहाँ से पढ़ लेंगे। जैसे इंडिया सेट्स टू ये गेट 11 की टेक्नोलॉजीज इज अ पार्ट ऑफ फाइटर जेट डील। पहले होने दो इसको अभी उनके सोर्सेज ने क्या बताया है क्या नहीं, भी इसमें दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उसको होने दो पहले। जैसे ये कि मेजर अचीवमेंट है, अभी इसको रहना दो। जब ये साइक्लोन चला जाएगा उसके बाद इसमें कई सारे आर्टिकल्स छपेंगे, गुजरात गवर्नमेंट ने कैसे इसको मैनेज किया, कैसे सब कुछ किया, तो हम वहाँ देख लेंगे इसको। उसके बाद इसमें कुछ खास काम का नहीं है। और ये देखो वही मणिपुर का इशू चल रहा है, तो इसको आप एक बार में देखो कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें रोज़ रोज़ 50 आर्टिकल पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इसमें प्री में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मणिपुर की डेमोग्राफी से आएगा, वहाँ की ट्राइब से आएगा, ट्राइब पे किसी फेस्टिवल से पूछ लेंगे, क्योंकि अभी आई थिंक कोई फेस्टिवल मनाया गया था मेइती कम्युनिटी का, अभी आई थिंक मार्च का करंट अफेयर पड़ा था तो उसमें था। तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा बहुत ज़्यादा। या इनका क्या बोलते हैं, अगर स्टेटमेंट में आएगा तो ये ट्राइबल वो रिवोल्ट कब से चल रहा है, क्या क्या इनका इशू है, इनमें से कोई ट्राइब ने अगर इंडिपेंडेंस में पार्ट लिया होगा, इंडिपेंडेंस की रिवोल्ट में पार्ट लिया होगा, तो सब पूछ लेंगे ऐसे करके। बाकी मेंस में तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ब्लेम लगाया जा रहा है कि जो कुकीज़ हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं म्यांमार से। तो इसको एक बार में पढ़ के ख़त्म करो। तो इसके मैं नोट्स आपको जब बनाऊंगा मैं अपने लिए, देखो मेरी आदत है मैं नोट्स तुरंत नहीं बनाता, मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। जब अगले महीने की मैगज़ीन आ जाएगी अगर उसमें ये सारी चीज़ें कवर नहीं करी गई होंगी तो मैं उसके नोट्स बनाऊंगा, अगर करी गई होंगी तो मैं फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ इसमें नोट्स बनाने के लिए। बाकी और इधर कोई काम का नहीं है। और जैसे आप इधर देख सकते हो कि ये चीज़ है कि देयर इज़ ओनली वन कंट्री फ्रॉम द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लो स्टेटमेंट में दे दिया कि देयर आर 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ इन द G20, तो आपको पता होना चाहिए कितनी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की इसमें G20 ग्रुप में। तो ऐसे करके इसको देख लो। अभी खैर इस पर बनने दो, अभी नहीं बनी है तो कोई दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, जब बनेंगी तब देखेंगे। अभी खाली इतना जानो कि हाँ ठीक है इतनी कंट्रीज़ हैं। अभी जो सिमी के बारे में कि ये सिमी क्या है, तो इसको एक बार में आप किसी इंटरनल सिक्योरिटी की बुक से पढ़ लो कि हाँ कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये सब मतलब बवाल मचाती हैं। एक बार में पढ़ के इसे ख़त्म करो। हाँ, जैसे इसमें ये आया है कि फ्रॉम September 1 स्टेट पोल्यूशन बोर्ड कंसेंट मस्ट फॉर द रिवर सैंड माइनिंग। तो इसमें इशू क्या है कि इधर हम लोग मतलब मेरी साइड का है कि उन्नाव में ये जो सैंड माइनिंग हो रही है उसमें जो यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी परमिशन नहीं ली गई है। तो उसने कुछ आई थिंक इनके ऊपर वो लगाया है, फ़ाइन लगाया है कुछ 4 ये है देखिए कुछ 4 करोड़ का फ़ाइन लगाया है उसने। तो इसी में जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने बताया है कि भैया अब से आपको September 1 से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंसेंट बहुत ज़रूरी है रिवर सैंड माइनिंग के लिए। अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखो, पहला आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी बॉडी है, मतलब
गवर्नमेंट बॉडी क्या है क्या नहीं, सबको पता होना चाहिए। अब आप खुद पता कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता करोगे तो मैं तो फिर बाद में जब नोट्स बनाऊंगा तो शेयर कर दूंगा। ऑल दो जो मंथली मैगजीन आएगी वो इसे कवर करेगी, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अब उन्हें भी पता है ना कि करंट अफेयर्स कितना डेप्थ में आ रहा है, तो वो खुद भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर वो नहीं रखेंगे तो फिर तो आप नोट्स बना ही लोगे, आप नहीं बनाओगे तो मैं बना के दे दूँगा। खैर, तो इसमें काम का यहाँ पे है कि इसमें बताया है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है कि ये जो माइनिंग होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। देखो इसमें लिखा है कि जो माइनर मिनरल्स होते हैं जब वो निकाल लिए जाते हैं तो उससे जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद में जो रिवर का फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है, इकोलॉजी अफेक्ट हो जाती है उससे। तो ये सब करके उसने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए जूम करके कि इसमें क्या है। और दोस्तों पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, बट हाँ आप स्क्रीनशॉट लेके एक बस जितना मैंने इसको हाईलाइट किया उतना ही पढ़ लो, उसके अलावा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप उतना पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद ये तो मैंने ऐसे ही मजे में पढ़ लिया था कि हाउ पुलिस पोजिंग एज इंश्योरेंस एजेंट सॉल्व अ 25-year-old केस। इसका मैं शॉर्ट समरी देता हूँ कि इसमें क्या था कि एक काम करता था किसी घर में, तो उसका मर्डर हो गया था, और उसके आई थिंक पड़ोसी के यहाँ जो काम करता था उसी ने मार दिया था। फिर बाद में पता चला कि यहाँ क्यों मारा था, कुछ पैसों का लेन देन था। फिर जिसने मारा था वो भाग के अपने इधर आ गया, बदाऊं का था वो यूपी में, तो वहाँ आ गया, उसने नाम वाम चेंज किया, रिक्शा वगैरह चला, तो सब कहानी फालतू का है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो मलचा महल है कई बार न्यूज़ में रहा है, कुछ ना कुछ इसमें होता ही रहता है, इसके डेवलपमेंट की बात होती रहती है, तो इसको एक बार आप देख लो कहाँ पे है। और तो कुछ खास काम का नहीं, बट एक बार ऐसे मज़े के लिए देख लो। उसके बाद ये सब किसी काम का नहीं है। हाँ, जो कोचिंग में आग लगी थी तो अभी उसको रुक जाओ, अभी इसमें थोड़ा चलने दो। इसमें 2-4 लोग उठेंगे तो 3-4 लोगों की नज़र में ये चीज़ आएगी, उसके बाद इसमें आर्टिकल पे आर्टिकल छपेंगे। अभी ऐसे इन्होंने कोई रख दिया, अभी आप इसको पढ़ लोगे, कोई सेंस नहीं इसका, बातें दिमाग में रुकेंगी नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट है, क्योंकि भाई पेपर पढ़ने में भी बहुत टाइम जाता है, तो अपने को टाइम बचाना है वहाँ से। इसको अभी छोड़ो, अभी इसको नज़र में आने दो, 2-4 लोग उठेंगे, फिर कहानी इसमें अच्छी बनेगी, तब इसको देखेंगे। अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं इसमें दिमाग ख़राब करने की। अब ये सब ऐसे ही छोड़ो, इसमें मुखर्जी नगर क्या है क्या नहीं, इसमें घुसने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये है कि सफारी पार्क्स इन अरावली। अब इसमें क्या है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सिर्फ इसमें इतना है कि कोई 2 प्रपोजल हैं वो कंपनी को दे दिए गए, और जो इसको मैनेज कर रहा है अरावली को, जो भी गवर्नमेंट बॉडी मैनेज करी है, उसने बोला है कि हम मतलब किसी एक आदमी को सारा टेंडर नहीं देंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के अलग अलग लोगों को टेंडर देंगे। अभी हाल फिलहाल इसमें इतना ही काम का है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरावली में पार्क बनना है वो कैसे बन रहा है। तो उसमें मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, मतलब श्योर नहीं हूँ एग्जैक्ट, बट हाँ उसमें यही था कि ये जो रीजन है वो कोई भी उसमें प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आता है, तो कोई कन्वेंशन है उसके थ्रू ये बन रहा है, तो आप उसको देख लो। उसके बाद में ये अरावली का बचाओ सिटीजन मूवमेंट चला था, तो इसको एक बार देख लेना। ऑल्दो ये सब वो मंथली मैगजीन्स जो होती हैं वो कवर करेंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे मुझे एक बात करनी थी कि जैसे आप देखो कि गुजरात में साइक्लोन आया बिपरजॉय, ठीक है, आपने उसका सारा मैनेजमेंट कर लिया था, आपने उसको अच्छे से हैंडल किया, ठीक है। देखो आया अमित शाह जी उसमें चक्कर लगा रहे हैं, अभी आपने पहले भी फ़ोटो देखी होगी कि ये वहाँ गए थे। मुझे लग रहा है कि मणिपुर में इतना इशू हो गया और ये मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि भाई मतलब एक हेड ही हैं वो, तो उनका टेंशन अलग ही बात होती है, उन्होंने इसमें भी नहीं बोला। उसके बाद इतना सारा प्रोटेस्ट हो गया इधर उनका रेसलर्स का, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट हुआ, उधर भी कुछ नहीं बोला। आई थिंक बोलना चाहिए, मतलब बीजेपी कैसे पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं उनको, खैर उसको हम बाद में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी इसमें कुछ खास काम का नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मणिपुर का इशू एक बार में ख़त्म करो कि इसमें एथनिक वायलेंस क्या है, रिलीजियस नाटक क्या है, और ये इनका ट्राइबल्स की क्या लड़ाई है, क्यों इनका इशू है, उसका एक बार में प्रोज एंड कॉन्स सारे नोट्स बना लो, ख़त्म करो। और जो मैगजीन से कवर करेंगी नहीं करेंगी, तो मैं जब अपने लिए नोट्स बनाऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा, वो मैं अगले महीने ही बनाऊंगा। तो मैं हाँ यही करूँगा, मैं अगले महीने जब नोट्स बनाऊंगा तो मैं सारे एक साथ शेयर कर दूंगा इसी पे, ठीक है। अब जैसे ये आर्टिकल है आत्मनिर्भरता इन डिफेंस स्कीम, अभी इसमें कुछ खास नहीं है, पहले कुछ होने दो। अभी तो इनका चला ही करता है कि हाँ ये आत्मनिर्भरता वो आत्मनिर्भरता, भी ठीक है, इसको चलने दो। अभी जब इसमें कुछ मेजर वो होंगे मतलब डेवलपमेंट होगा तब इसको देखेंगे। बाकी का कुछ साइंस एंड टेक में कुछ अच्छा हो गया, कुछ बनाया कुछ बना, तो वो तो हम उधर देख लेंगे। उसके बाद G20 एग्री मिनिस्टर्स मीट में रशिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया, चाइना ने बोला कि यूक्रेन का मेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें अभी कुछ खास काम का है नहीं, क्यों, क्योंकि अभी इसमें देखो अगर इसमें कोई इशू क्रिएट होगा तो उसमें वाद विवाद होगा, तो इसके आर्टिकल छप के आएंगे। अपने आप से हर जगह थीसिस करने भी मत जाओ। एक चीज़ देखो कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है,
ये पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। और इसमें आई थिंक एक चीज़ और थी, मैंने उसको आई थिंक मार्क तो किया था, देखना पड़ेगा। यार शायद मैंने नहीं मार्क किया, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो सारी न्यूज़ हैं इनकी मर्डर की और ये सब कहानी, इसमें तब तक दिमाग मत लगाओ जब तक कुछ बहुत हीनियस ना हुआ हो, क्योंकि वही ऐसे तो आए दिन कोई ना कोई मरता रहता है, सब चलता रहता है। जब तक कुछ बहुत हीनियस ना हुआ हो तब तक इसमें दिमाग मत लगाओ। जैसे ये है, ये टीएमसी कैंडिडेट बीटन टू डेथ। अब एक चीज़ देखो कि कल के पेपर में भी था, ऑल्दो ये 4-5 दिन से न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन जब जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे वायलेंस कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसी में क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट था उसने कल पेपर में था कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि सेंटर फोर्सेस को डिप्लॉय करो, जिसकी वजह से जो आई थिंक हाई कोर्ट ने बोला था मतलब सेंट्रल फोर्सेस में डिप्लॉय करी गई थी। तो जो ये थे स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट, वो चली गई हाई कोर्ट में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। अब उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के बीच में बहस चल रही है। तो कल के पेपर में था कि हाई कोर्ट ने उसको इलेक्शन कमीशन को धमकी दी थी कि अगर आपको लग रहा है कि आप हमारा ऑर्डर अनवर्केबल करेंगे तो फिर मतलब ऐसे नहीं चलेगा। तो इसमें अभी देखो, अभी इसमें कहानी लंबी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि टीएमसी का हर बार का है कि जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं दंगा फसाद करती है, बाद में वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करी जाती हैं। तो ये फिर बाद में उसका इशू बनाते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी मतलब सॉवरेनिटी पे खतरा है, कि मतलब भाई हम खुद मैनेज कर सकते हैं, फला टीम का कहानी। और इनकी हम मारा काटी चला करती है। आज टीएमसी वाला मारा गया, 2 दिन पहले कांग्रेस वाला मारा गया था, बीजेपी वाले घर आ जाते हैं, यहाँ ये सब चला करते हैं। तो इसमें आप देखो, अब इसमें नंबर याद करने लायक कुछ है नहीं। हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा प्री में तो वो लफड़ा फंसेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का और हाई कोर्ट का, कि भाई इन दोनों में से सुपीरियर कौन सा है, क्योंकि दोनों में बहस चल रही है वहाँ पे गंदी। स्टेट इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की बात नहीं मानना, हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि भाई गलत हो रहा है तो आर्म फोर्सेस को लगाओ। तो अभी इसमें ये कहानी चल रही है, अभी ये चलती रहेगी धीरे धीरे। अभी इसमें कुछ बड़ा होगा तो एक्सपेंड सीरीज़ में आ जाएगा, हम वहाँ देख लेंगे। अब जैसे ये है कि इधर कर्नाटक की टेक्स्ट बुक में इन्होंने सब चेंज कर दिया कि उसमें जो बीजेपी ने उसमें जब वो रूलिंग पार्टी थी वहाँ पे, उसने जो भी वहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में चेंजेस किए थे, तो कर्नाटक ने आके वो सारे चेंज कर दिए। नहीं भाई हम नहीं मानते तुम्हारा। तो ये सब कहा सुनने के चला करती है। कल को बीजेपी फिर आएगी, फिर वो चेंज करेगी, तो उसमें कुछ खास काम का है नहीं। देखो ये पेंडोरा पेपर्स न्यूज़ में है। अब ये वही चीज़ है कि जो नहीं, जिसमें केसेस मतलब वो लोगों ने फर्जी कंपनी बना बना के और मतलब लोग अपना टैक्स इवेजन कर रहे थे। तो उसके तो एक बार पेंडोरा पेपर्स आप देख लो। ऑल्दो ये भी मंथली मैगजीन में कवर होगा, क्योंकि ये जो स्वरूप ब्रदर्स का केस है ये बहुत टाइम से चल रहा है। इसमें मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में कई बार आ चुका है ये, तो ये कवर होगा उसमें अपने आप। तो इसमें आप उसमें जाके पढ़ लो, अपने आप इसमें थीसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो न्यूज़ है ये काम की। अब देखो इसमें क्या हुआ कि शॉर्ट समरी देता हूँ, ऐसा आपको पता ही होगा। बट इसमें क्या हुआ कि एक लड़की थी, वो छोटी थी, तो वो छत पे जाती थी खेलने, और उसे लगा कि पेरेंट्स ने जब पूछा, उसे लगा बता दूंगी तो कूटी जाऊंगी। तो उसने उठा के फंसा दिया डिलीवरी बॉय को, बेचारा फालतू मारा गया। खैर अब वो दुखी हो के अपने घर वापस जा रहा है आसाम। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं ना, मतलब अब मतलब एक तो बच्चा डर गया, वो भी ठीक है, लेकिन क्या ही बोलें, थोड़ा मतलब खैर अब नो कमेंट्स। जैसे इसको देखो, पी चिदम्बरम, ऑल्दो जो बायस रिव्यूज़ होते हैं जनरली मैं नहीं पढ़ता हूँ। जैसे कोई रामदास पता नहीं क्या है, वो कुछ हैं, वो लिखते हैं तो वो आरएसएस के, तो उनका भी व्यूज़ में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि भाई वो आरएसएस के हैं तो उनका व्यू जो होगा बीजेपी की तरफ बायस्ड होगा। अभी पी चिदम्बरम है, अब इनके उसमें तुम्हें 2-4 फैक्ट काम के मिलेंगे, उसके अलावा इनके में क्या होगा, ये रूलिंग पार्टी की बेइज्जती करेंगे और अपनी पार्टी को प्रेस करेंगे। तो इसलिए बस इनके पढ़ के अपने, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो बीजेपी हो तो आप इनके व्यूज़ पर अगर थोड़ा खुद को मतलब अपने आप अप्रोच को बैलेंस रख सको। आप बहुत ज़्यादा प्रो कांग्रेस हो तो भाई तुम बीजेपी वालों का भी पढ़ो, क्योंकि कांग्रेस वाले बहुत चूतिया बनाते हैं। खैर
इसमें देखो इसमें है क्या, इसमें उन्होंने बताया है कि जो मतलब मोटा मोटा इसमें कहानी ये है कि जो इंडिया की ग्रोथ है उसमें जो वी अनंता नागेश्वरन है, जो जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने बोला है कि इस डिकेड के जितने भी बचे हुए साल हैं उसमें जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो 6.5% पे रहेगी। तो उसी पे भी हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट जो है मतलब वो इसी पे सेटिस्फाई करने वाली है, और जो 8-9 की बात हो रही थी वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, इंडिया का मतलब बहुत टाइम लग जाएगा हमें मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री बनने में, और मतलब कि गवर्नमेंट इसके आगे का सोच नहीं पा रही है, तो इसमें ये सब करके आया। अब मतलब इसमें यही मोटा मोटा कहानी है। बाकी इसके जो इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है इसको मत जाओ अभी, क्योंकि अगले साल तक ये डेटा चेंज होने वाला है। तो अगर तुम्हें 2024 में पेपर देना है तो क्या दिमाग ख़राब करना है इसमें अभी से, तो तब तक डेटा बहुत चेंज हो चुका होगा। अब देखो इन्होंने रीजंस दिए हैं कि क्या क्या रीजंस थे ये जो ग्रोथ स्लो हुई है उसकी। तो इन्होंने बताया कि हाँ डोमेस्टिक रीजंस हैं और एक्सटर्नल रीजंस। एक्सटर्नल रीजंस क्या हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो जानबूझ के उसका प्रोडक्शन रोक रही हैं, तो तेल महंगा हो रहा है, ये सब कहानी है। अब जो कंट्री के अंदर का है उसमें इन्होंने बोला है कि भाई पहले तो डिमोनेटाइजेशन हुआ और हाँ उसकी वजह से काफ़ी इकॉनमी स्लो हुई थी। उसके बाद में पेंडेमिक आया तो उसको पूरी इकॉनमी बंद करनी पड़ी। उसके बाद में वैक्सीनेशन, हाँ इन्होंने बोला कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो लेट शुरू हुआ। मुझे लग रहा है भाई मतलब अब खैर मैं क्या ही बोलूँ, बट मुझे लग रहा है कि यार मतलब क्या मतलब सेंस वाली बात करो, लेट क्या शुरू हुआ, लेट शुरू होने से मतलब क्या है भाई, जब बनी तभी शुरू हुआ। अब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सही से पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। अरे भाई ये जो अब क्या ही बोलूँ, मैं बोलूँगा तो फिर तुम लोग बोलोगे मैं प्रो बीजेपी हूँ, तो छोड़ो। बट हाँ इन्होंने यही बोला है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था वो लेट में किया। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो सप्लाई साइड था, डिमांड साइड नहीं था। तो हाँ इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अप्रोच था वो सप्लाई साइड था, डिमांड साइड नहीं था। तो इसको ऑल द मैंने अभी सर्च नहीं किया, ना मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई अभी हल्ला गुल्ला मचाएगा, और नहीं मचाएगा 1-2 दिन मैं देख लूँगा तो मैं खुद ही इसमें सर्च करके बता दूँगा। बट आप देखना कि जो पैंडेमिक के मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट का अप्रोच सप्लाई साइड बोला गया, डिमांड साइड नहीं था, तो उसको थोड़ा देखना कि मतलब इसका मतलब क्या था। मतलब इन द सेंस कि सप्लाई साइड पे उसका मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या उसने इनिशिएटिव्स लिए थे, और डिमांड साइड पे क्या क्या लेते थे, क्या क्या मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, बस इतना ध्यान देना आप। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो स्लगिश ग्रोथ है वो इससे पता चलता है कि जो कंजप्शन है वो कम है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो यही सब कहानी, जैसे इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो हाँ इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए 8 से 9% का ग्रोथ रेट अचीव करना कैपेसिटी के बाहर है। तो मतलब अब नो कमेंट्स, ठीक है। अब जैसे इनका है ये तवलीन सिंह करके हैं, तो इनके कॉलम में ये मोदीज़ मूवमेंट क्या है मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ कि राहुल गांधी अपना अभी यूएस में ये बखेड़ा कर रहे हैं, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। होना जाना उससे कुछ खैर कुछ है नहीं, बट ठीक है, अब उनका मन है तो मजे काट रहे हैं, तो वो घूम रहे हैं। तो उसमें इन्होंने बताया है कि मतलब स्टेप तो ठीक है लेकिन थोड़ा टाइमिंग गलत है। टाइमिंग इसलिए गलत है कि अभी मोदी जाएंगे उसमें यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और वो पीएम होते हुए दूसरी बार ये जा रहे हैं। ऑल्दो ये जो सम्मान टाइप का ही आप मान लो कि इन्होंने यही वर्ड यूज़ किया है, सम्मान सबको मिला नहीं है लेकिन उनको मिला है। तो मतलब उनकी पॉपुलैरिटी इस समय अलग लेवल पे, तो ये सब करे कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। 2-4 लोगों को आप इकट्ठा करके कुछ बदल नहीं लोगे। फिर उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने बोला कि जो मोदी हैं वो खाली बकवास करते हैं, खाली अनशन बोलते हैं। और देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ लव कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी तो मोदी इज़ ऑटोक्रेसी एरोगेंस एंड नार्सिज्म। कि राहुल गांधी जी के हिसाब से कि जो मोदी जी खाली बकवास करते हैं, कुछ खास काम नहीं करते हैं। बट इसमें जो राइटर है वो खुद ही कह रही है कि भाई मतलब जब मैं पहले जाती थी एयरपोर्ट पे तो उसका ढांचा अलग था, अब अलग है। पहले जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे उनको बनने में लगते थे सालों, तो टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें फर्जी बहुत ज़्यादा फंस जाता था कि भाई जो प्रोजेक्ट 2 साल में होना चाहिए वो 5 साल में पूरा हो रहा है, तो उसमें लेबर कॉस्ट जा रही है, पैसा खर्चा हो रहा है फालतू का। लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से जो अप्रोच है वो थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ काम कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये राइटर कह रही है कि ऑल्दो हाँ काम तो तेज़ कर रहे हैं। मेरे घर के पास भी वो फ्लाईओवर बन रहा है तो काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। अभी आई थिंक 3-4 ही महीना हुआ है और ऑलमोस्ट उन्होंने 2 से 3 किलोमीटर का पूरा खोद खाद के उसमें सब पिलर विलर गाड़ के सब तैयार कर दिया उसको। तो काम तो बहुत तेज़ हो रहा है, तो ये बात तो सच है। तो उसने बोला कि जब मैं मुंबई एयरपोर्ट जाती थी तो उसमें पहले काम स्लो हुआ करते थे, अब मैं गई हूँ तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत अच्छा है। जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई। भाई सही बात है, हाईवेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बना है वो बहुत मतलब स्पीड में बना है। आप पोर्ट्स देख लो, आप एयरपोर्ट्स देख लो, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, सब कुछ बहुत स्पीड में बना है और काफ़ी अच्छा बना है। तो मतलब और यही चीज़ें जो हैं वो बाहर वाले देख रहे हैं, जो बाहर के ट्रैवलर्स आते हैं वो देखते हैं, तो इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो मतलब उन्होंने बोला है कि जो राहुल गांधी जी के ब्लेम्स हैं वो ठीक है, मतलब बस टाइमिंग थोड़ा गलत है उनका।
ये देखो मैंने मार्क किया है कि दिस इज़ हाउ डेवलपमेंट हैपेंड इन द कांग्रेस टाइम, स्लोली, अनसर्टेनिटी एंड वेस्टफुली, कि मतलब इन शॉर्ट कबाड़ा करते थे ये। इसके बाद जैसे ये साइक्लोन पेपर जो आया, अब इसमें उन्होंने बताया है कि हाँ 25 साल पहले भी कच्छ में ऐसा कुछ आया था, कोई मतलब का नहीं है। अगर ये प्री के जस्ट 2-3 महीना पहले आया होता तो ये 25 साल पहले वाली कहानी चलती, लेकिन अभी बहुत पहले आया है। तो इसमें मोटा मोटा साइक्लोन क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे ही 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में था कि लैंडफॉल क्या होता है। लैंडफॉल का मतलब होता है कि जो साइक्लोन की जो आई है, जब वो उसमें लैंड मास पे आती है तब उसे लैंडफॉल बोलते हैं। सिर्फ हवाओं का पहुंचना लैंडफॉल नहीं कहलाता है। जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है जब वो लैंड मास पे आता है तो हम उसे लैंडफॉल कहते हैं। उसके बाद में एक और टर्म था, आई थिंक 3-4 दिन पहले पेपर में था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो उसमें था कि जो हवाएं होती हैं वो साइक्लोन के आउटर रीजन में ज़्यादा तेज़ होती हैं रदर देन की सेंटर में। सेंटर में हवाएं कंपेरेटिवली स्लो होती हैं बाहर से। जो लैंडफॉल होता है वो साइक्लोन का सबसे डिवास्टेटिंग मोमेंट होता है, लेकिन वही मोमेंट होता है जहाँ से वो साइक्लोन होता है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 4-5 टर्म है उसमें। जैसे कल एक टॉपिक था फिश किल करके, तो उसका मैं क्लिप काट के डाल दूंगा, या मैं डाल दूंगा पूरी वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना 17 तारीख की। उसमें काफ़ी कुछ काम का था न्यूज़ में, तो उसमें फिश किल क्यों हो रही है, खैर वो आप उस वीडियो में देख लेना। अब इसमें आगे चलते हैं। तो मतलब पेपर जो में आप ये देखो कि साइक्लोन क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं और कितने बने हैं, और अगर जैसे किसी एक रीजन में ज़्यादा बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, ऐसे करके आप देख लो उसको। नाम किसने दिया, तो नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है आई थिंक मास डिस्ट्रक्शन था बंगाली में, तो ऐसा कुछ था इसका। बाकी अभी पेपर जो है पे कहानी चलती रहेगी। और जो 2 दिन पहले का पेपर था, कल नहीं परसों का जो पेपर था, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में था। अब हाँ, ये माई बॉडी नॉट माई शेम ये जो करके चला है, कि वो जो केरल की वो थी, अरे वो रिहाना फातिमा, देखो ये इधर हैं, इधर नीचे बैठी हैं रिहाना फातिमा जी। तो इन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट करी जिसमें उनके बच्चे उनके ऊपर सेमी न्यूड बॉडी पे उनकी वो पेंटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे बच्चे वो मुझे उस तरीके से नहीं दिखते। मैं मानता हूँ पॉक्सो इनके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मतलब भाई अपनी माँ को वैसे नहीं दिखते, तो पॉक्सो लगने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन आपने उस वीडियो को बनाया, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और अब आप उस पर कह रहे हो कि क्या माई बॉडी नॉट माई शेम। भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हें वैसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी देख रहे हैं वो तुम्हें वैसे ही देख रहे हैं। अब इसमें जो ये जो राइटर है इन्होंने बोला है कि भाई वो उसकी बॉडी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, आदमी चलते हैं ऊपर बिना कपड़ों के तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें उन्होंने एक एक्टर का भी जिक्र किया कि मोहनलाल की कोई मूवी है साउथ की, कहाँ चले गए, जिसमें वो धोती इधर स्टारर स्पादिकम, जिसमें वो धोती उतार के और उसका फंदा बना के विलन को मारता है। तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें तुम लोग मतलब इतना हो हल्ला मचा के रखे हो। तो मैं बस इनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिना कपड़ों के घूमो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या जा रहा है। देखो जैसे ये जो पाकिस्तान है इसको कहीं से लोन नहीं मिल रहा। देखो लिखा है कंट्री इज़ नॉट इवन गेटिंग मल्टीलेटरल लोन्स और इवन बायलेटरल असिस्टेंस विदाउट द सपोर्ट ऑफ IMF। अब इनको खाली चाइना लोन दे रहा है, आपको ही पता चाइना लोन क्यों दे रहा है, वो पहले इनको लोन देगा बाद में इनकी ज़मीन ले लेगा। तो खैर इनकी कहानी चलती रहती है, इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि जो IMF है उसका रोल क्या है, ठीक है। IMF की जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी, IMF किन किन कंडीशंस पे लोन देता है, वर्ल्ड बैंक के लोन देने में और IMF के लोन देने में डिफरेंस क्या होता है, IMF पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रहा, उसकी लिमिट्स को कहाँ वो पुश करने के लिए बोल रहा है, मतलब किन वजह से वो पाकिस्तान को लोन देना ही नहीं चाह रहा। तो ये सब कहानी है इसमें, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो ये इधर है, ये बोट का जो केस हुआ है कि वही बोट आई थिंक डूब रही थी, तो उसमें लोगों को बचाया जा रहा है। तो इसमें जो लोकेशन है एक बार आप देख लो, ये एरिट्रिया, लीबिया, सूडान, एक बार आप इस पर लोकेशन पर थोड़ी नज़र डाल लीजिए, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे ये है कि 41 बच्चे मार दिए गए, एक्सट्रीमिस्ट ने युगांडा के स्कूल में अटैक किया। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली कि एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या हैं, ठीक है। इसके बारे में इधर लिखा हुआ है कि ये जो प्रेसिडेंट थे उनके अपोज में थी हैं। उसके बाद इधर देखिए एलाइड जो है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है दैट हैज़ बीन लॉन्चिंग अटैक्स फॉर ईयर्स फ्रॉम इट्स बेसेस इन वॉलेटाइलिस्टन कॉन्गो। तो देखो पहली बात तो अगले साल का जो प्री होगा तो वो मई में होगा, तो ये घटना बहुत पहले हुई है। तो इसके अब आप दिमाग में बस एक बात रखो कि हाँ यार युगांडा में हुआ था, और वो ईस्टर्न कॉन्गो से वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिल्ट्रेट करते हैं इनकी टेरिटरी में। तो आप देख लो कि अच्छा उसका लोकेशन एक बार मैप में देख लो कि कॉन्गो कहाँ है और ये युगांडा कहाँ पे है, आसपास में उसके लेक्स क्या है, रिवर्स हैं, एक बार ये देख लो बस। और अभी इसमें कुछ खास नहीं है, ज़्यादा अल्लाह गुल्ला मचेगा तब इसमें और दिमाग लगाएंगे, बट इसको दिमाग में रखो कि हाँ कॉन्गो में एक कांड हुआ है बस।
अच्छा, जैसे ये सऊदीया है इसका और जो ईरान का जो लफड़ा था वो 7 साल पहले का, वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो लफड़ा हुआ क्यों था, ऑल्दो वो आपसे नहीं पूछेगा, बट अगर आपने आंसर में कोट कर दोगे तो हाँ कि भाई पता है इसको। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ईरान में जो सऊदीया की एम्बेसी थी उसके ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया था, तो सऊदीया ने ईरान से अपने टाइज ख़त्म कर दिए थे। तो अब वो उनका कांड ख़त्म हो गया, तो आप देख लो कि इन दोनों के बीच में बॉर्डर्स क्या क्या हैं, और जो सी बॉर्डर है उसी का नाम क्या है, और बस बाकी जो इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रिविया होगा वो आपको मैगजीन में मिल जाएगा। ज़बरदस्ती खुद तीस करके दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफ्रीकन डेलीगेशन गई है पुतिन से मिलने, ये जाते रहेंगे, जब कुछ इसमें होगा तब देखेंगे, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, मानेगा वाने का कुछ है नहीं वो। इसके बाद में ये डैनियल एल्सबर्ग, अब इनका क्या है कि इन्होंने पेंटागन पेपर्स लीक किए थे। पेंटागन पेपर्स क्या हैं, यूएस गवर्नमेंट जो एट्रोसिटीज़ करी है अपने रीजन में, जो उसने फालतू के वॉर किए हैं उसके बारे में इसमें है। तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर डेवलपमेंट तो इसमें हुआ नहीं, बस एक आदमी मरा है जिन्होंने इसको लीक किया था। तो हो सकता है कि मेंस में यूपीएससी को इससे क्वेश्चन पूछ ले, बाकी बहुत कम चांसेस पूछेगा, बट हो सकता है पूछ लें। तो इतना पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये पेंटागन पेपर्स ठीक है, बस इसके अलावा इसमें और कुछ खास काम का नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ इधर इसमें इकोनॉमी सेक्शन में। हाँ, इसमें एक दो चीज़ काम की थी। पहला तो जो ये हैं राजीव चंद्रशेखरन, इनका ट्विटर का बवाल चल रहा है इतने समय, तो उसमें भी दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये पता होना चाहिए कि, और पता होना क्या चाहिए, अभी पेपर में ही आप पढ़ोगे तो आगे आ जाएगा, जब आएगा तो मैं कोट कर दूंगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किन किन सेक्शन के थ्रू इन मल्टीमीडिया कंपनीज़ को मैनेज करती है, जो कंपनीज़ हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनको कैसे मैनेज करती है वो, बस इसमें भी और कोई दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में वो उसको न्यूज़ में खुद ही बता देंगे। उसके बाद में हाँ यार, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर, इसके बारे में 2 दिन पहले न्यूज़ में था कि जो बैंक्स हैं वो थोड़ा सा मतलब आरबीआई को बोल रही हैं कि जो आपने मैकेनिज़्म निकाला है विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लिए भी, वो गलत है। इसमें एक्चुअली है क्या कि जैसे जो लोग लोन लेते हैं फिर वो दे नहीं पाते हैं, तो उनका है कि बैंक उनसे सेटलमेंट कर ले कम पैसों में। तो आरबीआई ने इस एम्बेट को बढ़ा दिया है विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के ऊपर भी। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स कौन होते हैं, वो जिनके पास कैपेसिटी है पैसा देने की लेकिन वो देना नहीं चाह रहे। तो आरबीआई ने ये उन तक भी बढ़ा दिया है। अब इस बात पे जो बैंक्स हैं उन्होंने बोला कि भैया आप तो रूम दे रहे हो, फिर तो मतलब ये हरामखोरी करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस पे इनका और अभी बैंक का लफड़ा चल रहा है। तो अभी इसमें कुछ अगर मेजर डेवलपमेंट होगा तो वो न्यूज़ में आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी अभी इतना जान लो कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स क्या होते हैं, कि जो पैसा दे सकते हैं लेकिन हरामखोरी कर रहे हैं वो। उसमें जो ये है IRDAI ने रिडायरेक्ट किया है इनको इंश्योरेंस कंपनीज को कि भैया जल्दी जल्दी जिनका इंश्योरेंस उनको क्लियर करो, लोगों को परेशान ना करो, बस यही है। क्रेडिट कार्ड में NPA बढ़ रहा है, तो ये क्या है, अब इसमें देखो थोड़ा सा ट्रिविया इधर है कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एट NPA इफ़ मिनिमम अमाउंट ड्यू एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट इज़ नॉट पेड फुली विद इन 90 डेज़। तो यूपीएससी की जो जनरल स्टेटमेंट्स आती हैं कि हाँ भाई 4 महीना, तो देख लो इसमें 3 महीने की बात करी गई है। भाई 3 महीने तक नहीं दोगे तो तुम उसमें आ जाओगे, NPA में आ जाओगे, ठीक है। तो बस अभी इसमें कुछ खास होगा कि मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो वो इसके एक्सप्लेन सेक्शन में अपने आप कोई ना कोई बताएगा कि भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसमें कुछ करो, तो हम वहाँ से पढ़ के निपट लेंगे। अभी क्या दिमाग ख़राब करना है इसमें। तो बस यही था आज का न्यूज़पेपर। ऑल्दो मैं ट्राई करूँगा कल वाला भी अपलोड कर दूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ काम का था। तो आपको अगर टाइम मिले तो 1 घंटे का आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ काम का था। ओके।